आज का हमारा टॉपिक है कालिदास। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। इनकी तुलना विश्व के महान लेखकों शेक्सपियर, मिल्टन आदि से की जाती है। कालिदास के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। डॉक्टर राजपली पांडे इनका जन्म स्थान विदर्भ बताते हैं। हरप्रसाद शास्त्री मेघदूत में विदिशा वर्णन के आधार पर इनका जन्म स्थान विदिशा बताते हैं। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये मिथिला के मूल निवासी थे। मीनाक्षी महोदय मेघदूत के आधार पर उज्जैनी को इनका मूल निवास स्थान बताते हैं, जबकि स्मिथ महोदय मालवा को इनकी निवास स्थली बताते हैं। इनके समय के विषय में भी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैनी पर विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करता था। यह परमार वंशीय महेंद्रादित्य का पुत्र था। उसने शकों को हराने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ किया था और कालिदास इसी विक्रमादित्य के समकालीन थे। लेकिन अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं है, क्योंकि यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य नाम का कोई राजा हुआ था। कुछ विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक मानते हैं, जिसने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया था। ये विद्वान अपनी पुष्टि में कुछ तर्क देते हैं। इनका कहना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही शकों को हराया था। इससे पूर्व कोई विक्रमादित्य नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में कालिदास ने कुमार संभव की रचना की थी। कालिदास की रचनाओं के बारे में बार बार गुप्त धातु का प्रयोग हुआ है, जो गुप्त काल का प्रतीक है। कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश में हूण आक्रमणों का उल्लेख किया है और हूण आक्रमण गुप्त काल में हुए थे। कालिदास की रचनाओं में जिस प्रकार की शांति, वैभव और समृद्धि का उल्लेख है, वह गुप्त काल में ही थी। इन तर्कों के आधार पर अधिकांश विद्वान मानते हैं कि कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था और यही मत अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इनके बाल्यकाल के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है और ये कहा जाता है कि विवाह से पहले कालिदास मूर्ख थे। एक बार कुछ पंडित उन्हें पकड़कर राजा की सभा में ले गए। पंडितों ने राजा से इनकी विद्वता की झूठी प्रशंसा की। राजा ने प्रसन्न होकर इनके साथ अपनी पुत्री विद्योत्तमा का विवाह कर दिया था। ये लड़की बड़ी विदुषी थी। विवाह के बाद जब उसे पता चला कि उसका पति मूर्ख है, तो उसने उन्हें घर से निकाल दिया था। इससे कालिदास बहुत दुखी हुए। वे वहां से सीधे भगवती काली के मंदिर गए, जहां भगवती के चरणों में अपनी जीभ काट कर रख दी। उनकी इस श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवती प्रसन्न हुई। भगवती की कृपा से कालिदास समस्त शास्त्रों के पंडित और महान कवि बन गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि पत्नी के घर से निकाल देने के बाद कालिदास ने मन लगाकर विद्या अध्ययन किया और जब सब शास्त्रों में निपुण हो गए तो वे पुनः घर को लौट गए। तत्पश्चात वे सम्मान पूर्वक घर में रहने लगे थे। कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ रचे और उनका क्या क्या क्रम था, इस विषय में भी विद्वान एक मत नहीं है। सामान्यतः कालिदास ने 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 1 खंड काव्य मेघदूत और 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्र रचे थे। इसके अतिरिक्त ऋतु संहार भी कालिदास की रचना मानी गई है। कालिदास की इन श्रेष्ठ रचनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचनाओं में श्रेष्ठ है। इसका उद्देश्य राजा रघु के वंश और चरित्र का वर्णन करना है। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। पहले 9 सर्गों में राम के पूर्व के सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र दिया गया है। बाद के 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक राम कथा वर्णित है। बाद के 4 सर्ग राम के वंशजों के इतिहास से संबंधित है। रघुवंश की रचना में रघुवंश की
परंपरा के साथ साथ राम के जीवन की घटनाओं का विशेष ध्यान दिया गया है। कथा से पहले के खंड में रघु के पुत्र का इंदुमती से विवाह, कोमल माला गिरने से इंदुमती की मृत्यु, अज का करुण विलाप, पुष्पक विमान से राम और सीता का प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण आदि का बहुत सुंदर वर्णन इस काव्य में हुआ है। रघुवंश की भाषा बहुत सरल है और इसकी सरल भाषा ही इसकी लोकप्रियता का कारण रही है। कालिदास की यही एक ऐसी कृति है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। कुमार संभव। कुमार संभव कालिदास का दूसरा महाकाव्य है। शिव की कथा पर यह महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। इस ग्रंथ में 17 सर्ग हैं, जिसमें प्रारंभ के 8 सर्गों को कालिदास द्वारा रचित माना जाता है। शेष 9 सर्ग अन्य किसी की रचना मानी जाती है। शैली की दृष्टि से भी बाद के सर्ग आरंभिक सर्गों से अलग हैं। शिव पार्वती के प्रेम प्रसंगों के अतिरिक्त शिव की समाधि, बसंत का वर्णन, रति का विलाप आदि में कालिदास की कवि प्रतिभा के उत्कृष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। मेघदूत। मेघदूत एक प्रसिद्ध काव्य है। यह एक गीतिबद्ध खंड काव्य है। इस रचना में मेघ का प्रयोग एक संदेश वाहक के रूप में करके एक मोहक कथा की सृष्टि की गई है। यह रचना 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। इस खंड में यक्ष मेघ को रामगिरी से अलकापुरी तक के मार्ग और उसकी प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करता है। उत्तर मेघ में अलकापुरी की समृद्धि, सौंदर्य, हिमालय, विरही यक्ष प्रिया की आतुर दशा और अंत में भावी मिलन का प्रसंग वर्णित है। मेघदूत एक रसमय कविता है। इस कृति में मनुष्य के आंतरिक कोमल भावों को प्रकृति के सौंदर्य से समन्वित कर एक मोहक भाव की सृष्टि की गई है। इसमें कालिदास की सौंदर्य दृष्टि और काव्य शिल्प का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ऋतुसंहार। इस खंड काव्य को कालिदास की पहली रचना माना जाता है, क्योंकि इसकी भाषा और शैली में वैसा गठन और लालित्य नहीं है जैसा कालिदास की अन्य रचनाओं में परिलक्षित होता है। इस कृति में 6 सर्ग हैं और इन 6 सर्ग के अंतर्गत 6 ऋतुओं वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस काव्य में मानव प्रकृति के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र 5 अंकों में लिखा गया नाटक है। यह नाटक ऐतिहासिक कथानक पर आधारित है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीय। यह नाटक मालविका अग्निमित्र से अधिक परिपक्व है। इसमें पुरुरुवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इस नाटक में भरत मुनि का श्राप, उर्वशी का लता के रूप में परिणित होना, पुरुरुवा का प्रलाप कालिदास की स्वतंत्र कल्पना है। इस नाटक में पात्र कम होते हुए भी श्रृंगार और विप्रलभ दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण हुआ है। इस नाटक में कवि की कल्पना की उच्चता के बावजूद क्रियाशीलता में थोड़ी शिथिलता दिखाई देती है। अभिज्ञान शाकुंतलम। यह नाटक कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। इसमें 7 अंग हैं और इसका कथानक महाभारत के प्रसिद्ध शकुंतलो उपाख्यान पर आधारित है। यह सत्य है कि महाभारत के कथानक से कालिदास को प्रेरणा मिली होगी, लेकिन इसमें कालिदास ने अपनी कल्पना से कथा को नए आयाम दिए हैं। दुष्यंत के चरित्र, शाप, अंगूठी की कल्पना कालिदास द्वारा जोड़े गए हैं। नाटक के प्रमुख पात्रों में दुष्यंत, शकुंतला, कर्ण, अनुसुईया, प्रियंवदा सभी के साथ कालिदास ने न्यायपूर्ण व्यवहार किया है। इस नाटक का चौथा अंक
बड़ा ही मार्मिक है। जब शकुंतला आश्रम से विदा लेती है तो सारा तपोवन शकुंतला के लिए रो पड़ता है। इस नाटक के पात्र कवि की कल्पना के अनुसार जीवंत बने हुए हैं। कालिदास अपनी सरल लेकिन प्रांजल भाषा के लिए विख्यात रहे हैं। उनकी भाषा शैली अलंकारों के प्रयोग से बोझिल नहीं है। उनके द्वारा व्यक्त भाव सीधे हृदय को छूते हैं। कालिदास ने अपने काव्य और नाटकों के कथानक को प्राचीन परंपरा के अनुसार यथावत रूप में प्रकट नहीं किया है। उन्होंने अपनी दृष्टि और कल्पना से उन्हें एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया है जिससे वह हमारे मन को भाते हैं। कथा में नए आयाम जोड़ के उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास कालिदास ने किया है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में मानव का प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने का भी प्रयास किया है। उन्होंने प्रकृति के दृश्यों का सुंदर वर्णन किया है कि वे सजीव और चेतन लगते हैं। रघुवंश में मृग सीता के दुख में मुख से घास गिरा देते हैं, मोर नाचना छोड़ देते हैं, वृक्षों के पुष्प गिर पड़ते हैं, सीता के रोने से सारा वन रो रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे सर्ग में जब शकुंतला पति के घर के लिए विदा होती है तो आश्रम वासियों के साथ साथ प्रकृति भी दुखी दिखाई देते हैं। लताएं पत्तों के रूप में आंसू बहाती हैं, मृगियों ने घास खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि उनके द्वारा पालित मृग का बच्चा भी उनसे लिपट जाता है। प्रकृति के साथ ऐसी घनिष्ठता केवल कालिदास के ग्रंथों में ही हमें देखने को मिलती है। प्रकृति के सौंदर्य का भी कालिदास ने अपनी रचनाओं में बहुत सुंदर प्रयोग किया है। कुमार संभव में हिमालय पर्वत की शोभा का वर्णन है। रघुवंश में वशिष्ठ के तपोवन का और त्रिवेणी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। कालिदास ने नारी के सौंदर्य का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। कालिदास कालिदास के अनुसार बनावट रहित सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य है। बनावटी सौंदर्य क्षणिक होता है। अभिज्ञान शाकुंतला में शकुंतला के सौंदर्य का उन्होंने आकर्षक वर्णन किया है। कुमार संभव में उन्होंने पार्वती के सौंदर्य का वर्णन किया है। मेघदूत में यक्ष मेघ से अपने पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करता है। उन्होंने नारी को भोग की वस्तु नहीं माना है, अपितु उसे गृहिणी और सचिव का सम्मान दिया है। इस प्रकार कालिदास ने कहीं भी अपनी रचनाओं में अपने आदर्शों को नहीं भुलाया है। कालिदास ने अपने काव्य में मानवीय भावनाओं का भी सुंदर और सजीव वर्णन किया है, जिनको पढ़ने के बाद पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। जैसे कि आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के हृदय में प्रेम की तरंगें उत्पन्न होती हैं। यद्यपि दुष्यंत संकेतों के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करते हैं, लेकिन शकुंतला नारी सुलभ लज्जा के कारण नयन झुकाए मौन रहती है। इस तरह का वर्णन केवल कालिदास के ही ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। कालिदास की रचनाओं में हमें गुप्तकालीन वैभव, समृद्धि, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इन रचनाओं से पता चलता है कि उस युग में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। किसी भी वर्ण का व्यक्ति व्यवसाय नहीं बदल सकता था। आश्रम शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और समाज में नारी को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। राज परिवार और धनिक वर्ग के लोग बहुपत्नी रखा करते थे। स्त्रियां प्राय शिक्षित हुआ करती थी और समाज में गंधर्व विवाह मान्य था। रघुवंश में राजनीतिक आदर्शों का वर्णन किया गया है। रघुवंशीय राजा अपने पुत्र के युवा होने पर राज्य का भार उसे सौंप सन्यासी बन जाते थे। राजा प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। इस समय शैव और वैष्णवों के मध्य मतभेद बढ़ गए थे। ये हमें कालिदास के द्वारा पता चलता है।
कालिदास ने अपने युग के समाज का निकट से अवलोकन किया था, इसलिए युग चेतना उनकी कृतियों में मूर्त हुई हुई हमें दिखाई देती है। मेघदूत में कालिदास ने गुप्तकालीन नगर उज्जैनी के वैभव और महाकाल के मंदिर और उसके परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है।